आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, ऐसी क्या चीजें जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती है और फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में 2 कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था बेल्जियम के बारे में और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी अपने देश में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाती है, जिससे वहाँ पर सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और बेल्जियम एक यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन श्रीलंका अभी भी एक यूनिटरी सिस्टम में ही रहता है, जहाँ पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, जिस कारण से वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो बेल्जियम के एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो पूरी पावर होती है वो सेंट्रल के साथ साथ में अदर अथॉरिटीज जैसे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसको हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए वर्क करती है और ये नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती है, और दूसरी होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, जो स्टेट के लिए या किसी एक प्रोविंस के लिए काम करती है। अब भारत में इसका एक और टाइप पाया जाता है जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है पंचायत गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटीज गवर्नमेंट। ये सारी गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली यूज करती है, लेकिन ये अपने अपने क्राइटेरिया यानी कि ज्यूरिक्शन एरिया के अंदर ही वर्क करती है। अब पूरी दुनिया में तो फेडरल सिस्टम नहीं पाया जाता है, कहीं पर यूनिटरी गवर्नमेंट भी पाई जाती है। इस वाले टाइप पे जो सारी पावर्स होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट होती है तो भी उसको सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट की ही माननी पड़ती है। चलिए अब देखते हैं फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स को। फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट होती है 2 या उससे ज्यादा लेवल्स में पाई जाती है, और फेडरलिज्म में जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो सारी गवर्नमेंट मिलकर एक सेम ही सिटीजन को गवर्न करती है, लेकिन इनके काम करने का एरिया यानी कि ज्यूरिक्शन अलग अलग होता है। जो ये अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, इसके ज्यूरिक्शन यानी वर्किंग एरिया और इनके राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है और इनके राइट्स गारंटीड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन में अगर कोई चेंज लाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं ला सकती, इसमें सारे लेवल की गवर्नमेंट की सहमति होना जरूरी होता है। फेडरलिज्म में कोर्ट्स के पास पूरा राइट होता है कि वो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स को उनकी पावर के बारे में बता सके और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको चला सके, और अगर कभी सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे सॉल्व भी कर सके। और 6th फीचर ये है कि हर एक गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है, तो हर एक गवर्नमेंट के पास अपने रेवेन्यू के लिए अलग अलग सोर्स होता है और उसको अलग अलग क्लासीफाई भी कर दिया जाता है। फेडरल सिस्टम के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक कंट्री की यूनिटी को बढ़ाना और जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है कंट्री की उसको भी बचाए रखना। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर बैलेंस रहती है, जो कि ट्रस्ट और एग्रीमेंट पे डिपेंड होती है कि गवर्नमेंट पावर शेयरिंग को मानेगी और एक दूसरे के वर्किंग एरिया में इंटरफियर नहीं करेगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी उनको ज्यूरिक्शन मिला है वो उसी एरिया में काम करेगी। फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ में आकर के एक बड़ी कंट्री बनाते हैं। इस टाइप के स्टेट्स यूनिटी और आइडेंटिटी भी रखते हैं और अपने सिक्योरिटी भी बनाए रखते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इस वाले टाइप पे गवर्नमेंट्स के पास में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में दोनों के पास बराबर की पावर होती है और सारे स्टेट के पास में भी बराबर की पावर होती है। सेकेंड टाइप होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें जो लार्ज कंट्रीज होती है वो अपने आप में डिसाइड करती है कि किस स्टेट को कितनी पावर मिलेगी और कैसे कैसे स्टेट बनाए जाएंगे। इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वली होता है, किसी स्टेट के पास में ज्यादा पावर होती है और किसी स्टेट के पास में कम पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक बहुत बड़ी खुली और दर्दनाक पार्टीशन के बाद जब भारत आजाद होता है तो भारत में कई सारे प्रिंसिपल स्टेट भारत का पार्ट बनने लगते हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज तो नहीं किया जाता, लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। मतलब भारत में जो इंडियन यूनियन शब्द का यूज किया गया है यह फेडरलिज्म के लिए किया गया है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट थी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी। पर लेकिन बाद में इसमें 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट या पंचायत गवर्नमेंट भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट और 3rd है कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट में वही सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो पूरे कंट्री के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं,
इसलिए इस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वही टॉपिक आते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो केवल स्टेट के इंटरेस्ट के लिए होते हैं और जो सिर्फ एक ही स्टेट पर लागू होते हैं जहाँ पर ये लॉ बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड एंड इरिगेशन एक्सेट्रा। थर्ड पर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें दोनों गवर्नमेंट के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जिस पर कि दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बना सकती है। लेकिन अगर कभी दोनों गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए तो इस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, ट्रेड, फॉरेस्ट, मैरिज एंड एडॉप्टेशन वगैरह वगैरह। और बचे हुए वो सारे टॉपिक जो तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर, स्पेस और टेक्नोलॉजी वगैरह। लेकिन इंडिया के जो कुछ स्टेट्स होते हैं उनको बहुत सारे स्पेशल पावर्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वगैरह। इन स्टेट को अपनी सोशल और हिस्टोरिकल रीजंस के कारण आर्टिकल 371 में रखा जाता है और इनको स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। यहाँ पर ना कोई बाहर का सिटीजन जमीन खरीद सकता है, ना ही यहाँ का परमानेंट सिटीजन बन सकता है। इन ट्राइबल लोगों की कल्चरल हेरिटेज को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ यूनिट्स के पास बहुत ही कम पावर होती है, क्योंकि ना इनके साइज के कारण ना तो ये स्टेट बन पाते हैं और ना ही अपनी लोकेशन या फिर अन्य रीजंस के कारण ये स्टेट बन पाते हैं, जिस कारण यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट गवर्नर ही शासन चलाता है, जिससे इनके पास बहुत ही कम पावर होती है, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह। पावर शेयरिंग जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें चेंज लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें चेंज लाने के लिए दोनों हाउसेज, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों के 2/3 मेंबर की मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ देश के आधे से ज्यादा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सहमति होना चाहिए, जिस कारण से इसमें चेंज लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कभी लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसे हाई कोर्ट सॉल्व करता है, और कभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। इस टाइप से फेडरलिज्म में जुडिशरी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिसेस कैसे की जाती है। भारत में फेडरलिज्म के सक्सेस होने के पीछे दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के हर एक प्रोविजन को क्लियर किया गया है। और दूसरा मेन रीजन है डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। इसके साथ साथ में इंडिया की गवर्नमेंट ने भारत के जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेजेस के बेस पे बनाया है। अगर हम 1947 का मैप उठाकर देखते हैं तो हम लोगों को रियलाइज होता है कि बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज में चेंज आया है और कई सारे नए स्टेट बने हैं और कई सारे स्टेट्स के नाम भी बदले गए हैं। तो जब भी नए स्टेट बनाए गए तो वो इस बेस पे बनाए गए कि उस पर्टिकुलर एरिया में सेम लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रह रहे हो, जैसे कि पंजाब और तमिलनाडु। और कुछ जो स्टेट है वो कल्चर और जियोग्राफी रीजन के कारण भी बनाए गए हैं, जैसे कि नागालैंड और उत्तराखंड। हमारे देश के कुछ लीडर्स को ये भी डर सता रहा था कि अगर लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाए गए तो हमारा देश टूट सकता है, लेकिन हमारा देश टूटने की जगह और मजबूत होता गया। भारत में फेडरेशन को मजबूत बनाने में लैंग्वेज पॉलिसी भी मेजर रोल प्ले करती है। भारत में किसी भी टाइप की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है वो भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग है। हिंदी के अलावा भी 21 शेड्यूल लैंग्वेज है, जो जब कभी भी कंट्री लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि यूपीएससी, तो वो इन्हीं 21 लैंग्वेजेस में होते हैं। 1965 में जब हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है वो इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए बंद कर देती है, लेकिन जिसके कारण तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं और इंग्लिश को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। और इंडिया में 2 वर्किंग लैंग्वेज हो जाती है, फर्स्ट हिंदी और सेकंड इंग्लिश, जिस कारण से भारत में श्रीलंका जैसी सिचुएशन बनने से बच जाती है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से लेकर के लंबे समय तक के हमारे देश में वन पार्टी रूल चला था, जिस कारण से स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पावर का यूज करने का टाइम भी नहीं मिल पाया। अगर किसी स्टेट पे दूसरे गवर्नमेंट की सरकार होती थी तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट उस सरकार को गिरा देती थी और अपनी पावर का मिसयूज करती थी। लेकिन ये 1990 में सारी सिचुएशंस बदल जाती है, क्योंकि इस टाइम तक में किसी भी गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी नहीं होती, जिस कारण से कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को इज्जत या रिस्पेक्ट देने लगती है। इससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशन होते हैं वो अच्छे बनने लगते हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी डिसमिस नहीं कर सकती अगर उसके पास में पूरी मेजोरिटी हो तो जिस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन काफ़ी सुधर जाते हैं।
तक हम लोगों ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और इन लोगों तक की बेसिक फैसिलिटी पहुंचाने के लिए इंडिया में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास से निकल के लोकल गवर्नमेंट के पास आती है तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसके पीछे एक सिंपल सा आइडिया होता है कि भारत में बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जो समस्या भी जो होती है ना वो लोकल होती है, जिसको समझने और जिसको सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व होकर के अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाए। डिसेंट्रलाइजेशन के कारण हमारे देश के गाँव में और शहरों में पंचायतें और म्यूनसिपालिटीज बनाई जाती है जो इंडिया के हर एक स्टेट में इम्प्लीमेंट की जाती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। लेकिन इनके इलेक्शन पहले सही ढंग से नहीं होते थे, जिसके कारण से इनको पावर और रिसोर्स का ये लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है जिससे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल और मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब इलेक्शन रेगुलर होने लगे थे और इलेक्शन मैंडेटरी भी हो गए थे। टाइप शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी लोकल बॉडीज में सीट रिजर्व कर दी जाती है और महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट भी रिजर्व कर दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है जिसको हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो कि हर एक स्टेट में पाया जाता है। कि हर एक गाँव में या कुछ गाँव को मिला करके ग्राम पंचायत बनाई जाती है जिसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं और इन वार्ड मेंबर्स को वार्ड के लोग चुनते हैं और जो पंच या सरपंच होते हैं उनको पूरे गांव के लोग चुनते हैं। कुछ ग्राम पंचायतें मिल करके पंचायत समिति बनाती है जो कि एक ब्लॉक लेवल पर पाई जाती है और ये पंचायत समितियां मिलकर के जिला परिषद बनाती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अर्बन एरियाज में म्यूनसिपालिटीज या म्यूनसिपालिटीज कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं जो कि दोनों ही इलेक्टेड बॉडीज होती है जिनको कि लोग वोट करते हैं। म्यूनसिपालिटी सिस्टम में भी वार्ड के मेंबर को वार्ड के लोग इलेक्ट करते हैं और ये वार्ड के मेंबर मिलकर के मेयर को इलेक्ट करते हैं। इन्हें सारी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होता है ये उनको स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। लोकल गवर्नमेंट ने हमारे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है और लोगों को एक्चुअल में डेमोक्रेसी दिखाई देती है। हमारे देश में लगभग 36 लाख लोकल हेड है जो लोगों के लिए वर्क करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करें और नहीं समझ में आया तो कमेंट में